हेलो एवरीवन। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास है न्यूरल टेंशन डिसऑर्डर्स। ठीक है। और न्यूरल टेंशन डिसऑर्डर्स जो है वो हमारे पास मेजरली, अगर आपको आइडिया हो रहा है इसकी टर्म से ही, तो हमारे पास जो नर्व है ना उस पर कोई टेंशन, कोई कंप्रेशन, कोई फोर्सेस एक्ट होंगी या कोई प्रेशर लगेगा जिसकी वजह से नर्व की डैमेजिंग आ रही है या नर्व पे प्रेशर या स्ट्रेचिंग होगी। ठीक है। सो न्यूरल टेंशन डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे मेजरली नर्व की प्रेशर या टेंशन की वजह से इन्वॉल्वमेंट आ रही होती है। ठीक है। और वो प्रेशर, रिपीटेटिव स्ट्रेस, स्ट्रेन एक्सेट्रा चीज़ें हो सकती हैं ड्यू टू प्रेशर। सडन प्रेशर भी हो सकता है, रिपीटेटिव प्रेशर भी हो सकता है। ठीक है। एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। ठीक है। सो नॉर्मली उन्होंने ये बात की कि हमारे पास जो है ना मोबिलिटी जो होती है वो अडाप्ट हो जाती है जैसे जैसे आप अगर एडियल्स में उसको कर लेते हैं। मतलब आप एक नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट कैसे कि अगर आप आहिस्ता आहिस्ता किसी मूवमेंट को नहीं को डेवलप करना चाहते हो ना, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसको इम्पोज करते हो। इसी तरह से आपकी बेसिक एक्सरसाइजेस के एस्पेक्ट्स भी ऐसे ही होते हैं। लाइक आप पहले बिल्कुल स्मॉल रेंज से स्टार्ट करते हो, फिर आप इंक्रीज करते जाते हो और वो आपकी डेली एक्टिविटीज में ऐड होती जाती है। आपकी बॉडी उसको अडाप्ट कर लेती है। लेकिन अगर यही प्रेशर एक बहुत स्वेयर या एक्सेसिव अमाउंट में दिया जाए और कॉन्टिन्यूसली दिया जाए या एक्यूट दिया जाए, मतलब सडनली दिया जाए एकदम से, तो ये क्या करता है, ये कॉज कर सकता है आपके पास टेंशन डिसऑर्डर्स या नर्व की इरिटेशन कॉज करता है। जब नर्व में इरिटेशन होती है ड्यू टू एनी प्रेशर और टेंशन, तो हमारे पास आ जाते हैं डिसऑर्डर्स दैट कॉल्ड एज न्यूरल टेंशन डिसऑर्डर्स। ठीक है। अब हमारे पास जो मेजरली हमने टर्म को तो आइडिया कर लिया कि टर्म क्या थी, किस तरह से थी। अब उन्होंने बात की है कि हमारे पास जो होती है ना, अब किस किस तरह से हो सकती है मतलब टेंशन। ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि अगर तो कहीं पे नर्व पास कर रही है किसी बोनी स्ट्रक्चर के करीब। ठीक है। और जैसे ही उस कन्फाइंड स्पेस में या उस एरिया में, कन्फाइंड स्पेस में या बोनी स्ट्रक्चर कोई भी ऐसा है जो ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, उसकी वजह से टेंशन क्रिएट करता है और नर्व पे प्रेशर आता है, तो उससे जो प्रॉक्सिमल या उससे जो डिस्टल रीजन होता है, वहाँ की मूवमेंट जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है। अब वहाँ की मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन बेसिकली ये मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन इस वजह से होती है क्योंकि उससे नीचे का फंक्शन आपके पास डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। अब प्रॉक्सिमल और डिस्टल की बात इसलिए की जा रही है कि समटाइम्स कुछ नर्व जो है वो आपके पास इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं कि वो आपके प्रॉक्सिमल रीजन्स को सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है। और कुछ समटाइम्स ऐसे होते हैं जो डिस्टल रीजन्स को सप्लाई कर रही हैं, तो आपके पास इस टर्म को इस तरह से यूज किया गया है। ठीक है। अब होता है ना, यहाँ पे बात की कि स्वेलिंग और एडहेसिव टिश्यू स्कारिंग जो होती है वो हमारे पास बेसिकली क्या करती है, एट द एंड रिस्ट्रिक्ट कर देती है मोबिलिटी को। और स्वेलिंग और एडहेसिव टिश्यू स्कारिंग किस वजह से हो सकती है, मेजरली जो कॉज है वही हमने बात की, नर्व की टेंशन। लेकिन नर्व की टेंशन के साथ साथ मल्टीपल और फैक्टर्स हो सकते हैं जो शायद एक्सटर्नल हो सकते हैं ड्यू टू एनी ट्रॉमा और एक्सेट्रा। तो उस वजह से भी हमारे पास जो होती है रिस्ट्रिक्ट हो सकती है मोबिलिटी। ठीक है। तो जब आप एग्जामिन करते हो ना पेशेंट को, तो आपको बहुत अलर्ट रहना होता है सिम्टम्स को लेकर। ठीक है। लाइक आप पेशेंट के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देखते हो, पॉजिटिव साइंस को देखते हो, फिर आप टेस्टिंग करते हो। कुछ जो आपके टेस्टिंग मैनुअर्स हैं आप उनको परफॉर्म करते हो। जैसे अगर आपको मीडियन आपको टेस्ट करना हो तो आप डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हो। फैलेंस टेस्ट आपके पास आ जाता है, जनरल साइंस हैं आपके पास, डिफरेंट तरह से आपके पास प्रोवोकेशन टेस्ट हैं आपके पास। समटाइम्स आप ऐसे टेस्ट भी यूज़ करते हो जो हमारे पास शायद सिम्टम्स को रिलीव करते हैं। ठीक है। सो डिफरेंट तरह से टेस्ट हो रहे होते हैं परफॉर्म्स। ठीक है। ये थे मीडियन आपका, लाइक आपने कहा कार्पल टनल सिंड्रोम को जब आपने चेक करना हो तो फेनेस टेस्ट तब यूज हो रहा होता है। तो ये एक सिंपल से आपको एग्जांपल थी। अब जो हमने मेजरली डिस्कस करना है ना, अब हमने ये करना है कि प्रोवोकेशन टेस्ट जो थे वो हमारे पास किस तरह से अफेक्ट कर रहे थे। ठीक है। हम अभी जो हम डिस्कस करें वो हमारे पास आ रही है, सबसे पहली चीज आ रही है कि हमारे पास साइंस सिम्टम्स नर्व मोबिलिटी के इम्पेयरमेंट की क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। अब उन्होंने जो हमारे पास सबसे पहली बात की है ना, वो हमारे पास उन्होंने कुछ हिस्ट्री दे दी आपको। ठीक है। जिससे वेस्कुलर मैकेनिकल फैक्टर्स जो होते हैं ना वो नर्व पैथोलॉजी कॉज करते हैं। ठीक है। ये हमें पता है। वेस्कुलर फैक्टर्स और मैकेनिकल फैक्टर्स दोनों एट द एंड जो होती है किसी नर्व की पैथोलॉजी कॉज करती है, क्योंकि वेस्कुलर रीजन भी, आप जाहिर सी बात है वेस्कुलर रीजन के अंदर ही आपके पास नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अगर मैकेनिकल फैक्टर्स के साथ साथ वेस्कुलर भी इफेक्ट हो रहे हैं तो आपके पास नर्व पैथोलॉजी काफी स्वेरिटी के साथ आती है। ठीक है। अब पेन जो है, कॉमन सिम्टम्स है, सेंसरी रिस्पॉन्सेज जो होती हैं वो स्ट्रेच की पेन, पैरेस्थीजियाज, जब टिश्यू देखो, अगर आप किसी नर्व टिश्यू को सॉरी किसी नर्व को डैमेज हो जाती है, किसी नर्व की डैमेजिंग होती है, तो वहाँ पे आपको एबनॉर्मल सेंसेशंस आती है। पैरेस्थीजियाज आर बेसिकली एबनॉर्मल सेंसेशंस। ठीक है। उस जगह पे पेन तो आता है स्ट्रेच की वजह से। मतलब आप अगर कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना, जिसको हम प्रोवोकेशन टेस्ट कहते हैं। ठीक है। प्रोवोकेशन टेस्ट क्या होता है कि थोड़ा सा जो होता है आपके जो ऑलरेडी प्रेजेंट सिम्टम्स होते हैं उसको ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है। तो वो आपको पता चल जाता है कि हाँ यही नर्व इन्वॉल्व है। अब क्या होता है कि जो स्ट्रेच पेन होता है या पैरेस्थीजियाज जो होते हैं ये थोड़े से इंक्रीज हो जाता है अपने अमाउंट में। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एट द एंड आपके पास क्या करते हैं, बेसिकली रिपोर्ट कर देते हैं कि हमारे पास ये नर्व इन्वॉल्व है। ठीक है। अब क्लिनिकल रीजनिंग जो है वो ये है कि क्लिनिकल रीजनिंग क्या है कि इसको यूज टू अंडरस्टैंड द
पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ इंजरी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ इंजरी पता चल जाए, सेंसरी रिस्पॉन्सेज खास तौर पे, ठीक है। तो हमारे पास हमको आइडिया हो जाता है कि ये रीजन अगर सेंसरी डिफेक्टिव है ना, तो मेजरली यहाँ पे किस नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है। जैसे हमें पता है ना कि मीडियन नर्व अगर 3.5 फिंगर को सप्लाई करिए, तो आपको पता है इस 3.5 फिंगर की अगर एबनॉर्मेलिटी आ रही है, वो कहता है कि पेशेंट मुझे इस रीजन में ज़्यादा होता है, ये इतना अफेक्ट नहीं है, मतलब इस रीजन में आपको डिफरेंट तरह की सेंसेशन, टिंगलिंग आ रही है, आपको डिफरेंट तरह से पेन आ रहा है, पेशेंट कहता है समटाइम्स ऐसा होता है कि बिल्कुल नमनेस हो जाती है। तो अगर ये रीजन है तो आपके पास मीडियन नर्व है। अगर सेकंड रीजन वॉज द अल्नर नर्व, ठीक है, जो 1.5 फिंगर रह गई है, बैक रीजन है तो रेडियल नर्व। तो आपके पास ना मेजरली आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ इस तरह से ये डिविजन हो सकती हैं, ठीक है। सो पैथोलॉजिकली आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके पास बेसिकली किस नर्व की इन्वॉल्वमेंट आई है, किस मोबिलिटी की। तो आपको सिम्टम्स और साइंस को बहुत ज़रूरी होता है वहाँ पे टेस्ट करना, ठीक है। इसलिए हम प्रोवोकेशन टेस्ट को रिपोर्ट यूज़ करते हैं, जो हमारे पास रिप्रोड्यूस करते हैं सिम्टम्स को, ठीक है, लाइक इंक्रीज करते हैं सिम्टम्स को, ठीक है। अब जो हमारे पास टेस्ट है ना प्रोवोकेशंस के, इनमें से बाकी तो मुझे नहीं पता पर लिम्ब टेंशन टेस्ट अगर आपने पढ़े हों या नहीं पढ़े, ठीक है, अगर आपने, लेकिन आपने एसएलआर का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। स्लाम टेस्ट भी लाइक मेजरली जो होती है एसएलआर हम बहुत यूज करते हैं, और आपके टीचर्स या आपके इर्द गिर्द लोगों को आपने देखा होगा कि वो कहते होंगे आपने जब भी आपने एसएलआर करवाना है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास नर्व शैटिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। लाइक ये बेमेजर टेस्ट है जो एसएलआर आप यूज करते हो, स्लाम टेस्ट यूज करते हो, ये मेजर चेक करने के लिए यूज होते हैं कि हमारे पास शार्टिक नर्व इन्वॉल्व है या नहीं, या नर्व पैथोलॉजी है या नहीं, या हमारे पास मेजरली क्या कॉज है इसके अलावा जो हमारे पास प्रेशर जनरेट कर रही है आपके पास नर्व पे। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि नर्व पे मसल्स भी प्रेशर दे रहे होते हैं, ठीक है, समटाइम्स क्या मेजरली यहाँ पे इफेक्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि मैंने कई पेशेंट देखे हैं जिनकी नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है लेकिन वो ड्यू टू एनी मस्कुलर इशू हो रही होती है, ठीक है। लाइक अगर उनकी कोई भी ऐसे मसल्स जो आपके पास शार्टिक नर्व के करीब हैं, अगर वो टाइट हो जाते हैं, ठीक है, लोग परफॉर्मेंस की बात करते हैं, लोग डिफरेंट और मसल्स की अगर वो टाइट हो जाते हैं तो एट द एंड एसएलआर पॉजिटिव आ रहा होता है, और एसएलआर पॉजिटिव आ रहा होता है तो समटाइम्स लोग ये कहते हैं कि हाँ ये शैटिका है। शैटिका इज बेसिकली टर्म जहाँ पे आपके कहते हैं शैटिक नर्व जो है वो हमारे पास डैमेज हो गया या डिस्टर्ब हो गया या इसकी इशू आ रहा है, लेकिन वो शैटिका तो होता है लेकिन फॉल्स शैटिका होता है। फॉल्स शैटिका का आइडिया अगर ये है कि मेजरली वो ना तो वो एसएलआर नॉर्मल लाइक आप ये कह सकते हैं ना वो एसएलआर पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि वो भी फॉल्स एसएलआर होता है। वहां पे मेजर टर्म या मेजर जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो मसल टाइटनेस आ रही होती है, ठीक है। तो जो मसल टाइटनेस होती है वो कॉज कर रही होती है आपके पास ये चीज। अब आप एसएलआर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास हम एसएलआर जो होती है ना, आप बेसिकली सिंपल सा टेस्ट है, आप पेशेंट को कहते हैं आप अपनी लेग जो है बिल्कुल स्ट्रेट रेज करें, ठीक है, मतलब अगर आप उसको आप उसको कहते हैं कि अगर पेशेंट आपके पास लाइंग पोजीशन में है, ठीक है, वो लेटा हुआ है, तो आप उसको बोलते हैं आप अपनी टांग बिल्कुल सीधी ऊपर करें। और समटाइम्स अगर वो कर लेता है तो हम उसको कहते हैं कि आप अपना फुट भी अपनी तरफ करें, ठीक है। तो फिंगर्स जो होती है वो अपने मुंह की तरफ जैसे पेशेंट करता है उसको एक स्वेयर पेन फील होता है, ठीक है। और एसएलआर का पॉजिटिव होना वो कहलाता है कि जब वो स्वेयर पेन बहुत स्वेयर हो, लाइक आपकी पोस्टीरियर साइड पे तेजी से एक पेन की नर्व या जैसे एक पेन की सेंसेशन होती है ना, एक स्वेयर पेन आती है, वो तब उन केसेस में एसएलआर पॉजिटिव होता है। अदरवाइज आपके पास मसल टाइटनेस होगी जिसकी वजह से पेशेंट वो मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सका, ठीक है। सो मेजरली मैंने बहुत से लोगों को गलत डायग्नोसिस करते हुए देखा है, तो ये चीज़ क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है कि आपको इस लेवल पे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आपको एसएलआर डिस्टिंग्विश कैसे करना है पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है। लाइक आपके पास अगर लाइक आपके पास कैसे है कि आप पॉजिटिव कब है जब हमारे पास बेसिकली प्योर एसएलआर है, ठीक है, लाइक पेशेंट की पोजीशन सही बन गई है, एसएलआर की पोजीशन है, आपके पास फुट भी उसकी तरफ जा रहा है, और तब वो पेशेंट कंप्लेन करते हैं स्वेश तेज से पेन आती है बैक साइड ऑफ द आपके पास किससे लेग से, ठीक है। सो बेसिकली ये आपके पास जो होती है वो एसएलआर आ जाता है। अब हमारे पास कुछ रेफरेंस वेरिएशंस हैं, डिफरेंट तरह से बुक्स होती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, कि किन के बुक्स में आपको पॉइंट आउट किया जाता है। मेजरली अगर ये आप बेसिक टेस्ट देख लो ना, तो ये बेसिक टेस्ट सारे आपके पास पॉकेट फिजियो के अंदर होते हैं, ठीक है। तो आप पॉकेट फिजियो जो होती है उससे काफ़ी हद तक जो है ना चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। स्लम टेस्ट भी बेसिकली शैटिक नर्व को ही चेक करने के लिए होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। बिकॉज द टेस्ट पोजीशन प्लेस स्ट्रेस अक्रॉस मल्टीपल जॉइंट्स, एवरी जॉइंट इन द चेन मस्ट बी टेस्टेड सेपरेटली फॉर any instability symptoms provocation prior to the nerve tension testing, so any restriction that occurs during the test is not the result of joint or periarticular आर्टिकुलर टिश्यू लिमिटेशंस, ठीक है। यही मैं बात कर रही थी कि अगर आपके पास कोई भी इन्वॉल्वमेंट आ रही है और वो नर्व नहीं है, इससे पहले ना लाइक पेशेंट कुछ लोग होते हैं सीधा एसएलआर करवाते हैं, ये भी एक गलत तरीका है। मैं ना अगर मैं आपको पर्सनली एक सजेशन दूँ ना, तो आप सबसे पहले पेशेंट के मस्कुलर रीजन को चेक करो, अगर उसके मसल्स टाइट है या उसके मसल्स का इशू है तो मेजरली उसकी जो कॉज होगी ना पेन की वो मस्कुलर होगी, नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। आपके पास बेशक डायग्नोसिस जो मर्जी आ रहा हो, आपने चेक किए बगैर इसको
डायग्नोज नहीं करना होता, ठीक है। सो आपके पास समटाइम्स हो सकता है कि वहाँ पे कोई मस्कुलर इश्यूज हो या पेरी आर्टिकुलर टिश्यू कोई जो होती है वहाँ पे लिमिटेशन आ रही हो, ठीक है। वो एग्जैक्टली ये बात नहीं होती कि वहाँ पे कोई नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है या कोई जॉइंट की अपनी इंपेयरमेंट है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पहले चेक करनी पड़ेगी। अब उन्होंने कहा स्ट्रेच पोजीशन अंडर द अवेलेबल आरओएम एंड सेंसरी रिसेप्टर्स इन 35 नॉर्मल मेल सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग न्यूरोडायनामिक टेस्टिंग एंड बेसिकली उन्होंने सारी बात की है ना, वो आपको ये बताइए कि न्यूरल टेंशन टेस्टिंग जो है वो आपको जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और काफ़ी अच्छी है कि आप बेसिकली आप इजीली जो होते हैं ना डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि हमारे पास ये नर्व इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, आपको ना मेरे ख्याल में जितना हो सकता है अर्ली स्टेजेस पे ही इनको लर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डायग्नोसिस में, पेशेंट के डायग्नोसिस के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्रिएट करोगे और एट द एंड आप किस तरह से पेशेंट को बेसिकली चेक करोगे, ठीक है। लाइक आप किस तरह से पेशेंट की ट्रीटमेंट प्लान करते हो, ठीक है। सो एडिशनल टेस्ट होते हैं, जैसे अब क्या होता है ना कि न्यूरल टेस्टिंग टेस्ट के साथ ना हमें न्यूरल टेंशन टेस्टिंग टेस्ट के साथ या आप सारे टेस्ट जो होते हैं इनके साथ कुछ एडिशनल टेस्ट करने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। वो इस वजह से होता है कि हमारे पास ना हमने कंफर्मेशन लेनी ही होती है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ ना, अगर एक हमारे पास कोई मेडिकल इशू होता है, ठीक है, तो उस केस में आप एक्सरे करवाते हो स्टार्टिंग में, ठीक है। लाइक आप कहते हो कोई चेस्ट का इन्फेक्शन है, आप एक्सरे करवाते हो, आपके पास एक्सरे में कोई चीज़ आती है पॉइंट आउट होती है, तो आप क्या करते हो एडिशनल टेस्ट करवाते हो। लाइक आप सिंपल सीबीसी करवा लेते हो, आप डिफरेंट तरह के उसकी एबीजीज करवा लेते हो एटसेट्रा। तो उन केसेस में क्या होता है कि बेसिकली वो डायग्नोज करने के लिए या फर्दर अपनी डायग्नोसिस को बिल्कुल वेरीफाई करने के लिए या आपके कंक्लूजन निकालने के लिए कर रहे होते हैं। वैसे ही हम कुछ एडिशनल टेस्ट यहाँ पे भी करते हैं, ठीक है। जिससे नर्व की पल्पेशन होगी, सेंसेशन टेस्टिंग होगी, रिफ्लेक्स टेस्टिंग टेस्टिंग होगी, मसल टेस्टिंग होगी, ठीक है। ये सारे टेस्ट हम साथ साथ करते हैं, ठीक है। टेस्ट पोजीशन और मैनुअर्स जो यूज करते हैं हम डिटेक्ट करने के लिए नर्व की टेंशन को, मोबिलिटी को, ठीक है, वो हमारे पास सेम होते हैं एज द ट्रीटमेंट पोजीशन और मैनुअर्स, ठीक है। अब ना इनकी ये बात जो थी वो ये थी कि हमारे पास ना ट्रीटमेंट की भी पोजीशन वही होती है जो हम टेस्ट करने के लिए परफॉर्म करते हैं। मतलब एसएलआर अगर आप टेस्ट कर रहे हो ना तो यही एसएलआर ट्रीटमेंट भी है। वही स्ट्रेच अगर आप पेशेंट को अच्छे से देते हो ना तो वहाँ पे पेशेंट की काफ़ी हद तक कंडीशन रिलीव होती है और आप उसको घर की गाइडेंस देते हो। लाइक होम प्लान आप प्रॉपरली क्रिएट करके उसको देते हो कि हाँ आपने ये इस तरह से परफॉर्म करनी है, तो मेजरली पेशेंट की पेन अच्छी हद तक रिलीव हो जाती है, ठीक है। Okay. Tension signs are stretch pain or paresthesia that occur when the neurological system is stretched across the multiple joints and is relieved when one of the joint in the chain is moved out of the stretch position. ठीक है। अब टेंशन साइंस क्या होते हैं या स्ट्रेच पेन होती है, ठीक है, या पैरेस्थीसिया। उन्होंने कहा अगर हमारे पास स्ट्रेच करते हैं ना हम किसी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को और वो मल्टीपल जॉइंट मतलब कोई भी नर्व हम स्ट्रेच करते हैं और वो मल्टीपल जॉइंट्स को क्रॉस कर रही होती है और अगर वन ऑफ द जॉइंट चेन जो है वो उसमें से रिमूव हो जाती है स्ट्रेच पोजीशन में से, तो हमारे पास एग्जामिनर को ना काफ़ी हद तक केयरफुल इलोंगेट करना चाहिए कि नर्व जो है हर जॉइंट में किस किस तरह से सिम्टम प्रोवोक करिए। मतलब ये बहुत हेल्पफुल चीज़ होती है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ एक सिंपल सी, कि अगर आप कहते हो ना कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे पास ना हिप से पेन आ रहा है पर नी में पेन नहीं है, फिर आपके पास एंकल में जा रहा है, तो अगर आप इसको परफॉर्म करते हो ना, परफॉर्म करने से पहले आपको आइडिया हो जाता है किसी भी टेस्ट को कि इसका मतलब नी जॉइंट का जो रीजन है वो वहाँ पे कंप्लेन नहीं आ रही, हिप से स्टार्ट हो रही है लेकिन आपके पास एंकल में जा रही है, नी जॉइंट इज नॉट इन्वॉल्व। तो इसका मतलब ये है कि या तो आपके पास हिप जॉइंट के करीब कहीं पे प्रोवोक हो रही है पेन, ठीक है, मेजरली, या आपके पास नी जॉइंट से नीचे कहीं प्रोवोक हो रही है, ठीक है। अब इसकी ना एक और बात भी हो सकती है, या तो आपके पास नीचे जो है वो मस्कुलर इशू है और ऊपर ही सिर्फ पेन ओरिजिनेट हो रही है ड्यू टू शैटिंग नर्व, या फिर आपके पास ये हो सकता है कि ऊपर जो है कोई मस्कुलर इशू है और आपके पास नर्व शैटिक नहीं है, आपके पास कॉमन पिरोनियल या जो आपके पास टिबियल नर्व है वहाँ पे कोई इशू आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको डायग्नोस करने में ना काफ़ी इजीली हेल्प आउट करती हैं कि आपके पास पता हो कि वहाँ पे मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है या क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गई, व्हेन सिम्पटम्स अकर द फाइनल पोजीशन इज नोटेड, ठीक है। अब जब सिम्पटम्स होते हैं ना हमारे पास, हम देख लेते हैं तो हमारे पास फाइनल पोजीशन को नोट किया जाता है। अब उन्होंने कहा ना सिम्पटम प्रोवोक हुए हैं, अगर आप पोजीशन को एक ये बनाते हो और वहाँ पे सिम्पटम्स प्रोवोक हुए, आप उस सिम्पटम्स को नोट डाउन करते हो, ठीक है, कि वो किस पोजीशन में ही आपके पास आ गई। समटाइम्स पेशेंट कहता है मैं एसएलआर परफॉर्म ही नहीं कर सकता, मतलब 30 to 40 डिग्री तक जाता है और वो पेशेंट इतनी पेन होती है उसको कि वो ऊपर परफॉर्म ही नहीं कर सकता, तो आपने ये नोट करना होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हाईली इरिटेबल या रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन जो होती हैं
फुल रेंज तो परफॉर्म ही नहीं कर सक रही होती। तो आपके पास ये एक आ जाता है कि सिम्टम्स जो होते हैं प्रोवोक हो चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी ही अर्ली स्टेजेस पे सिम्टम्स प्रोवोक हो चुके हैं। तो एग्जामिनर को क्या करना पड़ता है ना कि एक जॉइंट अगर वो नहीं परफॉर्म कर सक रहा तो आप दूसरे जॉइंट से चेकआउट कर लो, ठीक है। लाइक अगर वो हिप से बहुत ज़्यादा पेनफुल है तो आप नी एंकल पे चेक करो, ताकि उसके कुछ मूवमेंट की परफॉर्म हो रही है और वो मूवमेंट किस तरह से हो रही है। तो आपको इसको थोड़ी सी ना, आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसको अपने पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ना थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। अब उन्होंने चेन आउट कहा है ना, आपके पास चेन आउट एक ऐसी टर्म है, अगर आपको अभी तक समझ नहीं, चेन आउट एक बेसिकली सिंपल सी जो टर्म है, चेन एक क्या होगी कि पूरा जहाँ पे नर्व पैटर्न है, ठीक है, जितने इसमें जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब मैं कहती हूँ मेरे पास हिप है, नी है, एंकल है, किसी भी नर्व पे मैं अब एक आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा है नहीं, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि एक नर्व है जिसपे सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व है। अब मैं अगर मुझसे पेशेंट कहता है मैं हिप पे नहीं कर सकता मूवमेंट, तो मैं उसके नी जॉइंट को चेक कर लूंगी। तो चेन आउट करने का मतलब ये होता है कि मैं उसके नी जॉइंट को चेक करूंगी और चेक करने के बाद मैं देखूंगी कि इससे पेन उसकी एग्रीवेट हो रही है या रिलीव हो रही है, ठीक है। अगर इससे रिलीव हो रही है तो इसका मतलब ये पोजीशन उसके लिए बेटर है जब मैं अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाऊंगी। हिप जॉइंट पे अगर उसकी पेन प्रोवोक हो रही है तो मुझे हिप जॉइंट की मूवमेंट्स लिमिटेड करनी पड़ेंगी और नी जॉइंट को टारगेट ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे ही वो नी जॉइंट रिलीज हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास हिप जॉइंट के मसल्स को आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करेगा, जिसके बाद मस्कुलर इश्यूज रिजॉल्व होने के साथ साथ नर्व की टेंशन कंप्रेशन भी कम होगी और उसके साथ साथ शार्टिक नर्व जो है वो अपना पैटर्न भी काफी हद तक इम्प्रूव कर लेती है, ठीक है। इसमें देन बी रिपीटेड विद ईच ऑफ द जॉइंट इन द चेन, हर जॉइंट के साथ भी आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब मैंने कहा ना कि वही आपको मैंने कहा पहले नी किया फिर हिप किया, आप चेक कर सकते हो कि कौन से जॉइंट जो है वो पेशेंट रिलीव कर सकता है, फिर आप मोबिलिटी के पैटर्न को चेक कर सकते हो और आप उस तरह से अपना ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हो, ठीक है। सो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, हम कॉजेज ऑफ सिम्टम्स को नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्रोमोकेशन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको हमेशा याद रखते हैं और जितना हो सकता है आप टेस्ट रिटेन करो अपने माइंड में, ताकि आप आए तो आप इजीली उसको पेपर परफॉर्म करके डायग्नोसिस बना सको।